जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं साथियों, और ये प्रश्न आपकी तैयारी में चार चांद लगा देंगे। तो बिना किसी विलंब के हम लोग सीधा प्रश्नों पर ही फोकस करते हैं। तो पहला प्रश्न साथियों आप सभी के सामने कहता है कि पुस्तक जिसका साथियों नाम है द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, ये किसके द्वारा लिखी गई, ये आपको बतलाना है। तो ये साथियों लिखी गई अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि अमीश त्रिपाठी के द्वारा और दो पुस्तकें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वो लिखी गई, और इसके बाद में ये भी याद रखिएगा कि ये द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा ये वर्ष 2010 में लिखी गई। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरी पुस्तक है वो पुस्तक साथियों कौन है, वो पुस्तक है मेरे भाई द सीक्रेट। क्या है साथियों? द सीक्रेट ऑफ नागाज। ठीक है, द सीक्रेट ऑफ नागाज साथियों ये याद रखना है, द सीक्रेट ऑफ नागाज। ठीक है साथियों, ये एक पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ये लिखी गई थी 2011 में। ठीक है, एक वर्ष बाद 2011 में ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। और दूसरी पुस्तक मेरे साथियों कौन लिखी गई? एक पुस्तक लिखी गई साथियों द ओथ, द द ओथ ऑफ, ये किसके द्वारा? ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई, द ओथ ऑफ द वायु। ठीक है, द वायु ये भी साथियों इन्हीं के द्वारा लिखी गई। ये लिखी गई 2013 में। ये साथियों आपको बातें आपको याद रखना है हर हाल में। ठीक है, तो तीन पुस्तक किसके द्वारा? अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं के द्वारा तीन ही पुस्तक लिखी गई। ठीक है साथियों, इनका एकदम सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखेंगे क्या कहता है, ये देखिए प्रश्न संख्या 2 आपके सामने उपस्थित है। कहता है निम्नलिखित में से रेसेदार कौन सा रेसेदार फसल का उदाहरण है? तो रेसेदार फसल का कौन सा उदाहरण है? जो ये सन होता है, हेम्प, इसको हेम्प कहा जाता है, या सन, या फिर इसी को हम लोग कभी कभी जूट भी कह देते हैं। ठीक है साथियों, तो ये एक रेसेदार फसल का उदाहरण हो जाता है। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे की ओर। आगे बढ़ने से आपसे एक गुजारिश है, यदि अभी तक आपने इस क्लास को मेरे प्यारे साथियों लाइक नहीं किया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में मेरे भाई शेयर कर दीजिए। और चैनल पर यदि नहीं है तो मेरे भाई चैनल को क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इतना काम साथियों आप कर दीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मेरे भाई। अगला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर उपस्थित है। ये क्या कहता है, यहाँ पर देखो, कहता है मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा कौन है आप लोग जानते हैं? ये जहांगीर की पत्नी है। लेकिन उससे पहले आपसे पूछा गया कि ये जो मेहरुन्निसा है जहांगीर से कौन से वर्ष में शादी की थी, ये बता दो। तो मेहरुन्निसा ने साथियों जहांगीर से 1611 ईस्वी में शादी किया था। ऑप्शन नंबर ए का एकदम सही जवाब हो जाता है। ठीक है साथियों, ठीक है, आगे की ओर चला जाए। आगे की ओर मेरे प्यारे साथियों यहां पर देख लेंगे ये क्या कहता है। कहता है साथियों कि उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये मेरे भैया जाकिर हुसैन जी जो हैं, आपको पता होगा प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र हैं, इसीलिए ये तबला वादक हो जाते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी का एकदम सही जवाब हो जाता है भैया। ठीक है, आगे की ओर चल लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। यह साथियों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर फोकस करिए जरा। क्या कहता है? कहता है कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया था, जिन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में भी मनोनीत किया गया था? वो बताना है कौन व्यक्ति है। ठीक है, यहां पर चार विकल्प दिए गए, इसका सही जवाब हो जाता है गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। और मेरे भाई ये वो व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के यूपी के पहले सीएम थे, यूपी के फर्स्ट सीएम थे। ठीक है साथियों, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ही थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी का एकदम सही जवाब हो जाता है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पर साथियों देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके अतिरिक्त, यहां पर देखिए क्या कहता है, किसके अतिरिक्त सभी को 23 मार्च 1931 को
फांसी दी गई थी। मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग जानते हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को मेरे भाई फांसी दे दी गई थी। ठीक है, जबकि गांधी जी को कहां फांसी दी गई, इनको तो नाथूराम गोडसे जी ने मारा था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब। उसने पूछा किसके अतिरिक्त, तो गांधी जी के अतिरिक्त बाकी सभी, मतलब जो ऑप्शन में दिए गए उन सभी को फांसी दी गई थी। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर चले मेरे प्यारे साथियों, यहां पर देख लीजिएगा अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है? कहता है कि जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? मेरे प्यारे साथियों, आप ये बताएं कि जनसंख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो ये कैसे पता चलता है? ये पता तभी चलता है कि जन्म लेने वाले बच्चे और मृत्यु होने वाले की संख्या, यानी कि जन्म लेने वाले की संख्या ज्यादा हो और मृत्यु वालों की संख्या कम हो, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि हो रहा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ? एकदम परफेक्ट जवाब हो जाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि ये बेहदीन खलम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है? जल्दी से बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों, बेहदीन खलम किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार? तो ये साथियों मेघालय में मनाया जाता है, मेघालय राज्य में मनाया जाता है साथियों। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पर साथियों देखेंगे ये रहा, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है? देखो मेरे भाई, धार्मिक मामलों के लिए तो वैसे अनुच्छेद 25 भी होता है, अनुच्छेद 25, लेकिन यहां पर अनुच्छेद 25 है नहीं, इसीलिए इसका उत्तर 26 हम लोग लगा लेंगे, क्योंकि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक के है। ठीक है, 25 से 28 तक के है, इसीलिए बीच का भी हम लोग मान्यता दे सकते हैं जब ऑप्शन में ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी का एकदम सही जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पर साथियों देखिएगा क्या कहता है। कहता है साथियों कि भारत में सेंट्रल बैंक कब बना? सेंट्रल बैंक कब बना ये बताना। मेरे भाई सभी लोग जानते हैं कि सेंट्रल बैंक बोले तो आरबीआई है। ठीक है, आरबीआई, और आरबीआई की स्थापना मेरे भाई 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1935 को। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, 1935। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले खुदा ना खास्ता कि इस सेंट्रल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो मेरे साथियों इसका क्या हुआ? 1 जनवरी कब हुआ साथियों ये बताइएगा? 1 जनवरी 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ये बात को याद रखना है आपको। ठीक है साथियों, चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा। यहां पर देखो ये प्रश्न क्या कहता है। कहता है 1590 में 1590 में मथुरा के पास, ठीक है, मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण किस बलुआ पत्थर से किया गया? किस रंग के बलुआ पत्थर से किया गया है ये आपको बतलाना है साथियों। तो किस रंग से किया गया है? तो ये लाल बलुआ रंग के पत्थर से किया गया, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहां पर हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि इस वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो इसको भी आपको पकड़ लेना है। तो ये साथियों आमेर के राजा भगवान दास के पुत्र राजा मानसिंह ने करवाया था। किसने? राजा मानसिंह ने करवाया था। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर चले, आगे की ओर। यहां पर साथियों देखेंगे अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा ये क्या कहता है। कहता है समीर भारत की लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, वह किस उम्र में ऐसा कर सकता है? ये देखो जीके जीएस का क्वेश्चन है। आपसे ये कुल मिलाकर पूछना चाह रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम साथियों आयु होना चाहिए आपकी 25 वर्ष। ठीक है, तो ये ऐसा 25 वर्ष की आयु निकल सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम परफेक्ट जवाब हो जाता है साथियों। ठीक है, एकदम सही जवाब हो जाता है। चले आगे की ओर चल लेते। यहां पर साथियों देखेंगे ये प्रश्न, देखो भैया क्या कहता है।
ठीक है, यहां पर देखिएगा, कहता भारत की जलवायु, क्या कहता है, क्या कहता है साथियों, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार से वर्णित किया जाता है, किस प्रकार से वर्णित किया जाता है ये बतलाना। तो भारत की वायु को मानसून के रूप में वर्णित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल सही। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे की ओर साथियों देखिएगा, ये प्रश्न क्या कहता है, यहां पर देखिए, ये प्रश्न कहता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कहता है कि जिसमें अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, उस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे साथियों एकदम सही जवाब। साथियों, विस्थापन अभिक्रिया वे होती है जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। ठीक है, एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता। और अपघटन अभिक्रिया वो होती है जिसमें एक बड़ा सा तत्व दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, एक बड़ा सा तत्व दो भागों में टूट जाता है। संयोजन वो होती है जिसमें दो यौगिक मिलकर एक बड़ा उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद। आशा करते हैं सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा, ये प्रश्न क्या कहता है, कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा। ये सभी लोग जानते हैं, केरल का लिंगानुपात सबसे ज्यादा और हरियाणा का सबसे कम। हरियाणा का जो है लिंगानुपात सबसे कम। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर, आगे प्रश्न की ओर चलेंगे। यहां पर साथियों देखिएगा ये क्या कहता है जी। ठीक है, ये प्रश्न देखिएगा भैया क्या कहता है, यहां पर देखिए, कहता है कि श्याम बेरी बेरी रोग से पीड़ित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में किसकी कमी है, जल्दी से बताओ, उसके शरीर में। अब आपको समझना है कि ये बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग जो होता है ये विटामिन बी की कमी से होता है। इसकी विटामिन बी की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो जाता है। ठीक है, ठीक है साथियों, आगे की ओर बढ़ा जाए, आगे की ओर बढ़ देते। यहां पर साथियों देखेंगे, ये रहा प्रश्न संख्या 17। देखिए क्या कहता है, कहता निम्नलिखित में से कौन सा पहला मौर्य शासक था, पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था। वो कौन शासक था, वो शासक था साथियों अशोक, सम्राट अशोक शासक था। ऑप्शन नंबर ए। और इस बात को भी याद रखिएगा मेरे भाई कि अब तक अशोक के लगभग 40 शिलालेख प्राप्त हो सके हैं। कितने, 40 शिलालेख प्राप्त, शिलालेख या अभिलेख बात वही, ठीक है, शिलालेख प्राप्त हो सके हैं। ठीक है भैया, और जिनमें से सबसे बड़ा पूछे तो 13वें क्रम का सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा शिलालेख हो जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, सबसे ज्यादा कौन सी लिपि में लिखे गए, सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। ठीक है, एक बात ये होगी। अगर पूछे कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो मेरे भाई जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने, जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने पढ़ा। ये सारी बातें आपको याद रखना है, प्रिंसेप। ठीक है, ठीक है भैया, चलिए आगे की ओर, आगे की ओर चलते हैं। ये सारी बातें कंफर्म हुई, इसका उत्तर बोले तो अशोक हो जाता है, सम्राट अशोक। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा, ये रहा, क्या कहता है, महानदी बेसिन का विस्तार, महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है। लो, ये आपको बताना भारत के किस राज्य में नहीं है, और नहीं वाले प्रश्नों पर सबसे ज्यादा देना होता। तो आपको समझना कि ये जो महानदी है ये मेरे प्यारे साथियों कहां से होकर जाती है। ये साथियों आपको बता दें, उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। तो उड़ीसा में तो हुई करता है, झारखंड में भी होता, छत्तीसगढ़ में, इन 3 जगह पर ये मौजूद है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं भी मौजूद नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए करेक्ट जवाब हुआ। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पर साथियों देखिएगा क्या कहता है जी। ठीक है, ये देखिएगा, कहता है कि एथलीट फुट रोग किसके कारण होने वाली एक बीमारी है, होने वाली एक बीमारी है, ये आपको बतलाना है। यहां पर 4 ऑप्शन, जीवाणु, वायरस यानी कि विषाणु, कवक या अनुवांशिक विकार दिया गया है।
तो ये 4 विकल्प आपको दिए गए, इनमें से कौन सही उत्तर है उसका आपको साथियों अनुमान लगाना है। तो बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता होगा वो कहेंगे विषाणु वायरस के द्वारा, तो ये सरासर गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ये कवक के द्वारा होने वाली एक बीमारी है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे और गहराई से पूछे कि कवक में कौन सा कवक, उस कवक का नाम क्या होता है, उस कवक का साथियों नाम होता है मेंटा मेटाग्रोफाइटस, मेटाग्रोफाइटस, ठीक है, मेटाग्रोफाइटस इस कवक का नाम होता है, फाइटस, ठीक है साथियों, ठीक है, मेटाग्रोफाइटस। और एक होता है साथियों ट्राइकोफाइटिन, ट्राइकोफाइटिन, ठीक है, ये एक होता है ट्राइकोफाइटिन, ठीक है, ट्राइकोफाइटिन, ट्राइकोफाइटिन, ये 2 कवक होते हैं, इनके द्वारा एथलीट फुट होता है साथियों, ठीक है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पर साथियों देखिएगा क्या कहता है, ये रहा साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर ध्यान दीजिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है। जल्दी से आपको इसका उत्तर बतलाना है कि राजस्थान से कौन सी भैया नृत्य शैली संबंधित। कथक तो मेरे भाई यूपी से संबंधित है, कथक तो यूपी से संबंधित है। भारतनाट्यम मेरे भाई ये तमिलनाडु से संबंधित है। ओडिसी तो ओडिशा से ही संबंधित है। कालबेलिया आपका राजस्थान से हो जाता है, कहां से, कालबेलिया राजस्थान से। ऑप्शन नंबर डी का एकदम सही जवाब हो जाता है। किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए, इसका एकदम सही जवाब क्या हो जाता है, कालबेलिया, ठीक है साथियों। तो ये 20 प्रश्न थे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इसी तरह हम छोटी छोटी क्लास आपको अपलोड करते रहेंगे। इसीलिए साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर नए हैं अगर आप, तो चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर दे, इतना काम करें। यदि यह क्लास अच्छा लगा है तो इस क्लास को मेरे भाई एक प्यारा सा लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों में मेरे भाई शेयर कर दें, ठीक है, इतना काम सभी लोग कर देंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।